वसुंधरा राजे का कार्यकाल और अशोक गहलोत जी के कार्यकाल दोनों में से बेहतर किसे मानते हैं? जीरो मेंटेनेंस है, कचरा पड़ा हुआ है सब जगह और लाइटें टूटी हुई हैं, प्लस दरेवती नदी जिसको वसुंधरा जी ने बहुत ही सोच समझ करके इस हेरिटेज साइट पे किया था। वहाँ नाला भरता था, कचरा होता था। उनका आइडिया ये था कि वो नदी के तहत एक ब्यूटिफाइड जयपुर दिखे, उसमें कचरा पड़ा हुआ है, टेकन फॉर ग्रांटेड, लेके छोड़ दिया कि हमें क्या जरूरत है, हमारा राजस्थान, हमारा जयपुर तो वर्ल्ड फेमस है, हम करें उसको ब्यूटिफाई या नहीं करें, सैलानी तो आएंगे ही आएंगे। तो ये जो टेकन फॉर ग्रांटेड है ना, वो आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले कुछ सालों में जिस तरह से वो दरेवती नदी में कचरा पड़ा हुआ है, उसी तरह पूरे जयपुर में, पूरे राजस्थान में कचरा ही कचरा दिखेगा। एक तीसरा फ्रंट भी राजस्थान में लगातार खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं प्रयास ही कहूँगा, हनुमान बेनीवाल। उनकी राजनीति को कैसे देखते हैं? बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति मैं बोलना चाहूंगी। आप जात और पात पे आते हैं तो आप राजनीति नहीं कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, उसमें काफी ज्यादा बवाल हुआ, आप भी काफी विरोध में थे जी। वो क्या मामला था? बॉलीवुड आप समझते हैं कि किन सरगनाओं से चल रहा है और उन सरगनाओं के चलते सुशांत सिंह राजपूत उस स्ट्रैटेजी के तहत खत्म कर दिए। और क्या आपको लगता है वाकई में योगी आदित्यनाथ को मौका मिल पाएगा? उत्तर प्रदेश में एक समय ऐसा था कि लोग डरते थे बाहर निकलने से, रात के 9 बजे 8 बजे। आज उत्तर प्रदेश को देखिए क्या चमन बना दिया उन्होंने। राम मंदिर ट्रस्ट में चोरी की खबर निकल कर आई। श्री राम की भूमि में अगर इस तरह की हरकत होती है तो वो बहुत ही निंदनीय है। भाजपा यूजीसी लेकर आती है, करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिपाल मकराना, वो लगातार इसके विरोध में है। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षत पारिक और आप लोग देख रहे हैं गोलिटिक्स। आज हमारे साथ करणी सेना महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष कीर्ति राठौर जी मौजूद हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, न्यूयॉर्क फैशन वीक रैंप से निकलकर जयपुर की धूल भरी गलियों में राजनीति तक का सफर कैसा रहा? बहुत ही चैलेंजिंग भी और बहुत अच्छा भी, क्योंकि जब अगर बात करें कि एक प्रोफेशनल जो ऑलरेडी इतना काम कर रही हैं, न्यूयॉर्क से लेकर के ऑस्ट्रेलिया से लेकर के इतने शहरों में, अलग अलग इंडिया के शहरों में काम कर रही हैं, बाहर विदेशों में काम कर रही हैं, तो लोगों के मन में ये एक भ्रांति होती है कि जब वो ग्लैमरस दुनिया से निकली हुई एक महिला राजनीति की गलियारों में तो कभी कदम नहीं रखेंगी। तो ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा एक चैलेंज भी था मेरे ऊपर, क्योंकि महिलाएं थोड़ा झिझकती थी जुड़ने के लिए। और डोर टू डोर जब हम कन्विंसिंग के लिए जाते थे तो पब्लिक यकीन करने में भी थोड़ा सा झिझकती थी कि अच्छा, मतलब उस प्रोफेशनल लेवल पे होकर के आप क्या वाकई में जनता की सेवा के लिए उतरी हैं। तो ऑफ कोर्स इट वाज चैलेंजिंग बट येट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि लोगों को भी एक विश्वास अंदर जागा कि सिर्फ राजनीतिक बैकग्राउंड से आने वाले लोग ही राजनीति में नहीं आ सकते। आज का ज़माना है कि यूथ और पढ़ा लिखा यूथ राजनीति में कैसे आगे बढ़े। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैम, करणी सेना ज्वाइन करने के पीछे की वजह क्या रही? करणी सेना ऑफ कोर्स अगेन, जैसे मैं बोलूँगी कि जब आप बहुत सारा काम कर चुके होते हो और उस ग्लैमर लाइफ को देख चुके होते हो, तो आपका मन करता है कि अब मैं अपने समाज के लिए कुछ देना चाहूँगी। और वो समाज को देने की जो ललक थी, उसने मुझे करणी सेना में समाज के लिए, महिलाओं के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया। और इसी कारण से मैंने करणी सेना की महिला विंग तैयार करी और महिला विंग की अध्यक्षता आज मैं कर रही हूँ। मेरे साथ में करीब 28 राज्यों में भांति भांति फील्ड से आती हुई महिलाएं जुड़ी हुई हैं। मैम, राजस्थान की राजनीति आपके लिए नई थी, एक हाई प्रोफाइल सिविल लाइन सीट से आपने चुनाव लड़ा, कितना चैलेंजिंग था वो? बिल्कुल चैलेंजिंग था। जैसे कि आप जानते हैं कि 2 बड़े दिग्गज लोगोज यहाँ पे मौजूद थे, लोगो ए, लोगो बी, और उस लोगो ए और बी के बीच में एक नया नाम जो कि बिल्कुल पहली बार राजनीति में उतरा और बिल्कुल ज़ीरो से उतरा, जिसने सिर्फ
और सिर्फ मुश्किल से कहूँगी 15 दिन या 10 दिन की भी कन्विंसिंग नहीं करी, और ना कर पाए क्योंकि समय ही बहुत कम था। आपको पता है कि निर्दलीय का जब चुनाव चिन्ह मिलता है तो वो बहुत ही लेट, अंडर, मुझे लगता है अंडर अ स्ट्रैटेजिक ये ऐसा होता है कि आपका चुनाव चिन्ह बहुत लेट मिलता है, जिससे कि आप तैयारी नहीं कर पाए। पर वो भी एक चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया और डोर टू डोर जाकर के अपनी कन्विंसिंग करी और पूरी कोशिश करी कि हम जनता को जागरूक बना सकें। मैम, भाजपा के जो विधायक है जीते वहाँ से गोपाल शर्मा, दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही, आप निर्दलीय थी, काफ़ी कम वोट मिले, क्या वजह मानती है मैम उसकी? एक तो बिल्कुल नया चेहरा, दूसरा जनता में वो अभी भी विश्वास जगाने की कमी है। यूथ अब आने लगा है राजनीति में और जनता भी अब अवेयर होने लगी है। भारत की जनता को ये महसूस होने लगा है कि नए लोगों को भी लोगों से, सिंबल से हट करके नए लोगों को चांस देना चाहिए। और शायद अभी ये आने वाले चुनावों में 27-28 के जो चुनाव होंगे उसमें आप देखेंगे कि बहुत बड़ा चेंज राजनीति में आएगा, और इसी कारण से जब वो नए लोग इस 24-25 के चुनावों में काफ़ी सारे नए चेहरों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, उससे जनता में विश्वास जागा। और मुझे लगता है आने वाले चुनावों में आप नतीजा देखेंगे कि जो हमारे नंबर्स थे वो नंबर्स अब कैसे बढ़ते हैं। मैम, आप बात कर रही हैं निर्दलीय चेहरे काफ़ी सारे हैं, एक तीसरा फ्रंट भी राजस्थान में लगातार खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं प्रयास ही कहूँगा, हनुमान बेनीवाल, उनकी राजनीति को कैसे देखती हैं? बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि जब आप जात और पात पे आते हैं तो आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप अपने सिर्फ वोट बैंक को भुनाने के लिए आप काम कर रहे हैं। मैं हमेशा कहती आई हूँ और आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहूँगी कि कास्ट योर वोट, नॉट योर कास्ट। आप अपना वोट कास्ट करिए, अपनी कास्ट के लिए वोट मत करिए। ऑफ कोर्स मैं मानती हूँ कि समाज के लिए, आप अपने समाज के लिए, आज मैं भी मेरे राजपूत समाज के लिए खड़ी होंगी। अगर मुझे ए और बी दिया जाए तो ऑफ कोर्स मैं ए चुनूंगी, जहाँ मेरा समाज मेरे लिए पुकारेगा, मैं बिल्कुल समाज को पहले चुनूंगी। पर इस तरह से भी आप निम्न स्तर की राजनीति ना करें कि आप सिर्फ और सिर्फ जात और पात के लिए राजनीति कर रहे हैं, राष्ट्र हित में आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जनता जानती है, किसी को बोलने की और बताने की, जागरूक करने की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जनता अवेयर है कि वहाँ पे किस तरह की राजनीति हो रही है। मैम, भाजपा से टिकट मांगा गया था और नहीं मिला, इसलिए निर्दलीय लड़े, या फिर निर्दलीय लड़ना था, ऐसे कोई कहानी नहीं थी कि भाजपा से टिकट नहीं मांगा गया था? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भाजपा का हमेशा साथ दिया है ठाकुरों ने, राजपूतों ने, और भाजपा को हमेशा अपनी पार्टी समझा है, इसलिए भाजपा से टिकट मांगा गया था। और बिल्कुल जब हम राजनीति में उतरते हैं, कोई भी नया चेहरा उतरता है, तो वो हमेशा ये चाहता है कि हम किसी भी सिंबल के या किसी भी लोगों के पंगु नहीं हैं। हम अपनी आइडेंटिटी लेकर के चलते हैं, और उसी आइडेंटिटी को ध्यान में रख करके मैंने निर्दलीय चुनना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा। मैम, भाजपा से ही टिकट मांगा गया, कांग्रेस से क्यों नहीं मांगा गया? जैसा कि मैंने अभी बोला कि राजपूत और ठाकुर सब वो कौम है जिसने भाजपा को, मुझे लगता है कि बीज जो भाजपा का बोया वो ठाकुरों ने बोया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल ये बताना चाहूँगी कि आज जो भाजपा है वो सिर्फ और सिर्फ राजपूतों के एक सपोर्ट से है, और भाजपा के लिए राजपूतों ने अपना बलिदान दिया है, अपने खून पसीने की कमाई दी है। तो ऑफ कोर्स हम यही सोचते हैं कि पहला अगर हम किसी को अपना समर्थन दें, और मेरे जैसे निर्दलीय भी पहले सोचते हैं कि अगर हम पहला समर्थन राजपूत कौम चाहेगी कि वो भाजपा को दे, लेकिन अभी राजनीति में अब भाजपा का जो एक वर्चस्व राजपूतों की वजह से था, मुझे लगता है अब वो धीरे धीरे ठाकुरों को और राजपूतों को भी समझ आने लगा है कि भाजपा भी किस तरह की राजनीति कर रही है।
मैम भाजपा यूजीसी लेकर आती है, करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिपाल मकराना वो लगातार इसके विरोध में है। आपका क्या स्टैंड है यूजीसी पर? बिल्कुल, हम लगातार इसके विरोध में हैं और हम समर्थन करते हैं महिपाल जी का और बहुत सारे ऐसे राजपूत नेताओं का जो इस बात से सानी रखते हैं और खिलाफत करते हैं यूजीसी की। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बहुत अच्छा कदम है और जब तक राजपूत एकता साथ में नहीं होगी तब तक ये कारगर भी सिद्ध नहीं होगा। मैम लगातार आप राजपूत एकता की बात कर रही हैं, तीसरे फ्रंट पे आप हनुमान बेनीवाल के लिए कह रही थी कि वो जाति की बात करते हैं, तो क्या करणी सेना जाति की बात नहीं करती है? बिल्कुल, मैंने जैसे अभी आपको बोला कि अगर ए और बी में चुनने की मौका दिया जाएगा तो बिल्कुल ऑफ कोर्स मैं पहले अपने समाज को, अपने राजपूत कौम को चुनूंगी, बट हाँ साथ ही साथ राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए। और जबकि हनुमान बेनीवाल जी क्या कर रहे हैं कि वो राष्ट्रहित को तो उन्होंने दरकिनार कर दिया और सिर्फ कौम को चुना है, तो वो एक गलत चीज है। आप राजनीति करिए पर राष्ट्रहित में भी करिए, आप कौम को साथ लेके चलिए लेकिन राष्ट्रहित के खिलाफ जाकर के मत करिए। मैम एक मामला काफी उठा था क्योंकि आप पहले फैशन डिजाइनर भी रहे हुए हैं, काफी आपका लिंक्ड अप है बॉलीवुड से भी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, उसमें काफी ज्यादा बवाल हुआ, आप भी काफी विरोध में थे जी। वो क्या मामला था? फिर से वही ठाकुरों के ऊपर हमला कि एक सडनली राजपूत कौम का बच्चा या राजपूत बैकग्राउंड का बच्चा कैसे एकदम सडनली फेमस हो रहा है, कैसे एकदम सडनली बॉलीवुड के जो नेपोटिज्म वाले जो बच्चे हैं उनसे ऊपर बढ़ चढ़ करके काम कर रहा है। और उसी के चलते मुझे लगता है एक बहुत ही गंदी राजनीति उनके साथ खेली गई। और जहाँ तक आप बात करेंगे, मैंने खुद ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ में काम किया हुआ है और मैंने उनको बहुत करीब से देखा है और जिस तरह की चीज़ों में उनको लिप्त होना दिखाया गया वो बिल्कुल ही निराधार हैं और उनको साफ और साफ उन चीज़ों में फंसाया गया। क्योंकि बॉलीवुड आप समझते हैं कि किन सरगनाओं से चल रहा है और उन सरगनाओं के चलते सुशांत सिंह राजपूत उस स्ट्रैटेजी के तहत ख़त्म कर दिए गए। राजस्थान की बात कर रहे थे हम, पहली बार के विधायक, पहली बार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, उनकी कार्यशैली को कैसे देखते हैं? भजनलाल जी कार्य तो बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि है ना सीएम साहब को बहुत सोच समझ करके सभी कौमों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा और अगर इसी तरह से वो साथ लेकर के चलेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक अच्छा सीएम फिर से राजस्थान को मिल सकता है। मैम जो आप ही के मतलब करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने महिपाल मकराना की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण सीएम है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर राजपूत सीएम होना चाहिए। बिल्कुल सही बोला उन्होंने, क्योंकि राजस्थान की धरती राजपूतों की, मैं ये नहीं कहूँगी कि उनकी जागीर है, पर राजपूतों ने राजस्थान की धरती के लिए, राजस्थान के इतिहास के लिए जो बलिदान दिया है वो सिर्फ और सिर्फ राजपूतों ने दिया है। और उसको देखते हुए मुझे लगता है कि जब एक राजपूत सीएम होता है तो वो भली भांति समझता है, क्योंकि लीडरशिप जो क्वालिटीज़ हैं वो ठाकुरों में, राजपूतों में बचपन से आई, खून में आई है। और जब लीडरशिप क्वालिटी राजपूत देता है, उसी लीडरशिप क्वालिटी को देखते हुए एक अच्छा सीएम बिल्कुल राजपूत में से निकल करके आएगा। मैम दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री हैं, राजपूत समाज से आती हैं। राज्य के जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। उसके बाद भी बीजेपी पर ये टैग लगाना कि बीजेपी एक तरीके से सवर्ण के खिलाफ है, कितना सही है? देखिए मुझे लगता है कि अभी हाल फिलहाल को जो आप बात कह रहे हैं वो बात कहीं ना कहीं सही है। और बीजेपी में जो राजनीति चल रही है वो एक समय पे दूसरे सिंबल पे चलती थी और आज बीजेपी उसी ढर्रे पे चलने लगी है। तो सवर्ण बिल्कुल समझ चुका है कि हमें किस तरफ जाना है और किस तरफ, किस करवट हमें बैठना है। और आने वाले चुनावों में इसका नतीजा बिल्कुल भाजपा भी देखेगी, पूरा राष्ट्र देखेगा। और मैं
आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि वो दिन दूर नहीं है जब जल्द ही एक राजपूत चीफ मिनिस्टर बन करके राजस्थान में अपनी कुर्सी संभालेगा। मैम, राजपूत चीफ मिनिस्टर की आप बात कर रही हैं, लगातार एक पावर टसल हमें भाजपा में ही देखने को मिल रहा है। क्या राजपूत प्रधानमंत्री हमें देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल, आप देखेंगे वीपी सिंह जी, क्या बढ़िया, आज तक वीपी सिंह जी जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। और आप देखेंगे कि कितने बड़े बड़े जो राजपूतों ने ना सिर्फ राजनीति में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इतिहास में, भारत के गौरवशाली इतिहास में राजपूतों ने जो अपनी बलिदान अंकित किया है वो मुझे नहीं लगता किसी और कौम ने किया है। राजपूत, मराठा, सभी राजपूतों में से निकले हुए जिन्होंने अपने बलिदान से इस राष्ट्र के गौरव को बढ़ाया। तो जल्द ही मुझे बिल्कुल ये लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब एक वापस से राजपूत प्रधानमंत्री भी बैठेंगे। आप देखिए भैरव सिंह जी शेखावत, जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे, राजस्थान के यशस्वी चीफ मिनिस्टर थे। भैरव सिंह जी शेखावत ने, बाबूसाह ने कितना देश के लिए, राष्ट्रहित के लिए कार्य किया, वो किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने केंद्र में बैठ करके, आज राजनाथ सिंह जी को देखिए, केंद्र में बैठ करके उन्होंने राजपूतों के इतिहास को, गौरव को आगे बढ़ाया। योगी आदित्यनाथ जी को देखिए। तो ठाकुरों में वो लीडरशिप क्वालिटी है और रहेगी, क्योंकि उनके वो खून में है। और मुझे नहीं लगता कि इसके लिए किसी को कोई सर्टिफिकेट देने की या सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है। ये बाय बर्थ है और वो रहेगी और चलती आएगी। मैम, योगी आदित्यनाथ जी की बात करी आपने, मैं उन्हीं को लेकर सवाल वो कर रहा था, जो पावर टसल चल रहा है, क्योंकि लगातार अब खबरें हैं कि मोदी जी के बाद भाजपा में कौन वो चेहरा होगा जो एक तरीके से लीड करेगा। योगी जी फ्रंट रनर हैं, आपको कितनी उम्मीद है और क्या आपको लगता है वाकई में योगी आदित्यनाथ को मौका मिल पाएगा? बिल्कुल मिल पाएगा और मिलना भी चाहिए, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी आप देखेंगे यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक समय ऐसा था कि लोग डरते थे बाहर निकलने से, रात के 9 बजे 8 बजे। आज उत्तर प्रदेश को देखिए क्या चमन बना दिया उन्होंने। और उनके रहते उत्तर प्रदेश में आप बिना डरे, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा राज्य है जो उत्तर प्रदेश जैसे सफल तरीके से आगे विमेन सेफ्टी में चल रहा है। और जिस तरह का उन्होंने क्राइम वहाँ पे ख़त्म किया, वो लीडरशिप क्वालिटी के रहते ही किया। और अगर उस तरह की लीडरशिप क्वालिटी वाले प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप देखिए कि भारत, वो दिन दूर नहीं है जब भारत पूरे विश्व पे राज करेगा। जो कहते आ रहे हैं, कहते आए हैं कि सोने की चिड़िया हमारा हिंदुस्तान हुआ करता था, वो सोने की चिड़िया तभी बन पाएगा जब एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी वाले वहाँ पे शीर्ष नेतृत्व में बैठेंगे। हाल ही में मैम, हम क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की बात करें, यूपी की भी हमने काफ़ी बात करी, राम मंदिर ट्रस्ट में चोरी की खबर निकल कर आई। हालांकि पूरे देश को झंझोड़ के रख देने वाली खबर थी, उसे कैसे देखते हैं? बहुत ही गलत हुआ। और जो जनता है, जिनकी आस्था से जुड़ा हुआ ये मामला है, मुझे लगता है कि बहुत ही गलत हुआ। और जनता का पैसा जो उन्होंने श्री राम के चरणों में चढ़ाया, उस श्री राम की भूमि में अगर इस तरह की हरकत होती है तो वो बहुत ही निंदनीय है। और लगता है कि मुझे ये लगता है, और सभी करोड़ों हिंदुस्तानियों को ये लगता है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि आज आप जनता की, श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खेल रहे हैं। अगर आप वहाँ बैठ कर के इस तरह का कार्य कर रहे हैं तो आप उनकी आस्था के साथ खेल रहे हैं। और ऐसे दोषियों को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करा जाना चाहिए। और बहुत ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगी योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने SIT नियुक्त करी और तुरंत कार्रवाई की निर्देश दिए। मैम, राजस्थान पे फिर से आएंगे हम। 2 कार्यकाल रहे पिछले काफ़ी समय से, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी आती है। वसुंधरा राजे जी का कार्यकाल और अशोक गहलोत जी के कार्यकाल, दोनों में से बेहतर किसे मानते हैं? अभी अगर मैं ये बोल दूंगी कि मैं वसुंधरा जी का कार्यकाल बहुत बेहतर मानती हूँ तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये ना
सिर्फ जात और पात को ध्यान में रख कर के नहीं बोला जा रहा है, बिल्कुल उनकी कार्यशैली को देख कर के बोला जा रहा है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इतने सालों से जयपुर में, राजस्थान की तो बात चलिए हम करते ही हैं, पर जयपुर में इतने सालों से अगर कोई डेवलपमेंट देखा गया है, चाहे आप कला के क्षेत्र में ले लीजिए या आप हेरिटेज के क्षेत्र में ले लीजिए या बाहर से कोई फॉरेन टूर्स होते हैं उसके क्षेत्र में ले लीजिए, टूरिज्म के क्षेत्र में ले लीजिए, उसमें अगर सबसे उम्दा कार्य अगर आज तक किसी चीफ मिनिस्टर ने किया है भैरव सिंह जी शेखावत जी के बाद, तो सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा जी ने किया है। आप देखेंगे कि जो ब्यूटिफिकेशन है जयपुर का, जयपुर एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर आता है, और अगर जयपुर जैसी जगह पे आप कचरा पड़ा हुआ देखेंगे या लाइट टूटी हुई देखेंगे, तो आप क्या टूरिज्म को देंगे? बाहर से आने वाला सैलानी क्या देख रहा है? आज बाहर से आने वाला सैलानी बिल्कुल ये ब्यूटिफाइड लाइट्स, ब्यूटिफाइड हेरिटेज साइट्स को देख रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा जी के कार्यकाल में उन्होंने उसको तैयार किया, उसको मेंटेन किया। और आज बड़ा दुख होता है मुझे देख करके जब मैं उन साइट्स को देखती हूँ जिनकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, सॉरी टू से, बट ज़ीरो मेंटेनेंस है, कचरा पड़ा हुआ है सब जगह और लाइटें टूटी हुई हैं, प्लस दरेवती नदी जिसको वसुंधरा जी ने बहुत ही सोच समझ करके इस हेरिटेज साइट पे किया था। वहाँ नाला भरता था, कचरा होता था, उनका आइडिया ये था कि वो नदी के तहत एक ब्यूटिफाइड जयपुर दिखे, उसमें कचरा पड़ा हुआ है। बहुत ही दुख की बात है कि वसुंधरा जी के कार्यकाल के बाद जो सरकार आई, जो नेता आए, उन्होंने जयपुर को या राजस्थान को सिर्फ एक, जो कहते हैं ना, टेकन फॉर ग्रांटेड, लेके छोड़ दिया कि हमें क्या ज़रूरत है, हमारा राजस्थान, हमारा जयपुर तो वर्ल्ड फेमस है, हम करें उसको ब्यूटिफाई या नहीं करें, सैलानी तो आएंगे ही आएंगे। तो ये जो टेकन फॉर ग्रांटेड है ना, वो आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले कुछ सालों में जिस तरह से वो दरेवती नदी में कचरा पड़ा हुआ है, उसी तरह पूरे जयपुर में, पूरे राजस्थान में कचरा ही कचरा दिखेगा। महिला आरक्षण बिल लेकर आया जाता है, हालांकि वो पास नहीं हो पाता। एक ऐसा नैरेटिव बनाया जाता है कि जो विपक्ष है वो महिला विरोधी है, उस पर क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि महिला जो बिल आया, जो पास कराना चाहते थे, वो बिल्कुल एक बहुत अच्छी पहल थी। और विपक्ष ने नैरेटिव दिया कि सिर्फ महिलाओं को क्यों दिया जाए आरक्षण और क्यों महिलाओं को, तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक राजनीति के तहत, हालांकि उनका कहने का तात्पर्य ये नहीं था कि महिलाओं को आगे बढ़ चढ़ कर के मौका ना दिया जाए, वो किसी और एंगल से उसको मोड़ दिया गया और उनको ये दिखा दिया गया कि वो खिलाफ हैं। ऐसा नहीं है कि विपक्ष महिला बिल के खिलाफ है, पर उसे किस तरह से सही ढंग से लाया जाए वो इसके फेवर में है। मैम, राजस्थान में हम देखते हैं कि राजपूत समाज से आप आती है तो वहाँ एक पावर शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है। जो वरिष्ठ नेता हैं वो कहीं ना कहीं अब ऐसे कहें कि साइडलाइन होते जा रहे हैं, जैसे राजेंद्र राठौड़ जी की हम बात करें, पर वहीं कुछ युवा नेता रविंद्र भाटी जैसे वो उभर कर आ रहे हैं। तो क्या ऐसा पावर शिफ्ट है या फिर तालमेल सही बैठा हुआ है? बिल्कुल, मैं पावर शिफ्ट तो नहीं बोलूँगी, मैं यही बोलना चाहूँगी कि तालमेल है। ऑफ कोर्स राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने बहुत अपना जो एक्सपीरियंस है वो युवाओं को दिया है और युवा राजपूत नेताओं को दिया है। और मुझे ध्यान है कि एक बार मैं उनके साथ बैठी थी और उन्होंने बोला था कि जब हम छात्र नेता थे तब से भैरव सिंह जी शेखावत जी से हम सीख रहे हैं, बाबूसा से, तो ऑफ कोर्स वही चीज़ चलती चलती आ रही है। और वो रविंदर सिंह जी ने, भाटी साहब ने राजेंद्र राठौड़ जी से ग्रहण करी, और वो कोई पावर शिफ्ट का मामला नहीं है। मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपीरियंस, आप बड़े नेता एक्सपीरियंस दे रहे हैं अपने यूथ को, और यूथ नेता उभर के आ रहे हैं और समाज के लिए कार्य कर रहे हैं।
रविंद्र सिंह भाटी की हम बात कर रहे थे, उनकी स्टोरी काफ़ी सिमिलर है आपकी तरह। उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी थी, टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़े, आपने भी नहीं करी। क्या आपको लगता है कि भाजपा में अब कहीं ना कहीं राजपूत नेताओं को साइडलाइन किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि राजपूत नेताओं को थोड़ा साइडलाइन किया जा रहा है। अब जो भाजपा ये कहती थी कि हम जात और पात की राजनीति नहीं करते, वहाँ पे काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है कि वहाँ ऑफ कोर्स जात और पात की राजनीति हो रही है, राष्ट्र हित से हटकर के राजनीति हो रही है। और यही कारण होगा कि जब कहते हैं ना कि किसी भी राजा का राज्य क्यों नष्ट हो जाता है, जब उसके सेनापति उनको गलत सलाह देने वाले हों। तो ऑफ कोर्स जब राजा के राज्य ही नहीं बचे गलत सेनापतियों की वजह से, तो मेरा इशारा आप समझ जाइए। मैम ऑलमोस्ट हम आखिरी पड़ाव पर है अपने पॉडकास्ट के। मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा, आप उनके बारे में क्या विचार रखते हैं बताइएगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अशोक गहलोत जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और मैं बिल्कुल बहुत सम्मान करती हूँ उनका, जिस तरह से उन्होंने राजनीति में कांग्रेस को एक मुकाम पे पहुँचाया राजस्थान में। तो बिल्कुल बहुत ही सुलझे हुए और समझदार नेता रहे हैं। सचिन पायलट। लीडरशिप क्वालिटी उनके जैसे कि बिल्कुल मैं फ़ैन हूँ उनके कार्यशैली की, जिस तरह से उन्होंने यूथ को साथ लेकर के कार्य किया है और करते आ रहे हैं। उन्होंने अपने फादर साहब से जिस तरह की उन्होंने शिक्षा ली है, वो वाकई में उनमें देखने को मिलती है कि वो जो लीडरशिप क्वालिटी है उनके रग रग में और कण कण में बसी हुई है। जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा, फिर से बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और कार्य शैली उनकी बहुत ही उम्दा है। अपने साथ के सभी छोटे से बड़े जो पार्षद लेवल तक के बूथ लेवल तक के लोगों को साथ लेकर के चलने की जो उनकी कार्यशैली है वो बहुत ही सराहनीय है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। टीकाराम जूली जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। फिर से उन्होंने एक जो कहते हैं कि यूथ को, अगेन मैं सेम बोलूँगी, यूथ को साथ लेकर के चले हैं और गोविंद सिंह जी डोटासरा के नेतृत्व में उन्होंने सारे जो कांग्रेस से जुड़े हुए यूथ हैं उनको साथ लेकर के कार्य किया है और करते आ रहे हैं। वसुंधरा राजे मेरी आइडल और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। वसुंधरा जी एक ऐसी व्यक्तित्व हैं जिनके साथ में आप बैठ के घंटों भी अगर आप उनको सुनेंगे तो भी आपको लगेगा कि आपने कम अर्जित किया है। आप उनके साथ बैठ कर के सिर्फ और सिर्फ अर्जित करने के माध्यम से बैठेंगे तो आपको लगेगा कि व्हाट अ वास्ट नॉलेजेबल एंड विजनरी लेडी। जो लीडरशिप क्वालिटी उनमें कूट कूट के भरी हुई है, उनके कण कण में, कतरे कतरे में खून के भरी हुई है, वो साफ झलकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मेरा उनसे कभी इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ है, पर भजनलाल जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। अगेन बिल्कुल एक जो कहते हैं कि उन्होंने अपनी जो राजनीति शुरू करी बहुत ही शुरुआती लेवल से शुरू करी और फिर आज देखिए उनके जो उनकी कार्यशैली है उसको देखते हुए पार्टी ने उनको इतने बड़े पद पे नेतृत्व करने का मौका दिया। और वो नेतृत्व करने में देखिए, आप अभी लोग बोलेंगे कि उन्होंने भाजपा ने कुछ नहीं किया, राजस्थान में ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो उनको आए हुए अभी मुश्किल से 3 साल हुए हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर उन्हें मौका दिया जाएगा तो ही विल बी अ वंडरफुल चीफ मिनिस्टर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। दिया कुमारी जी अगेन मैं बोलूँगी कि बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं और युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए एक आइडल हैं
यूथ महिलाओं के लिए एक आइडल हैं। उन्होंने बिल्कुल, आप देखिए कि राज परिवार से आकर के आप सोचते होंगे कि राज परिवार में तो क्या कमी है, उनको क्या ज़रूरत थी राजनीति में आने के लिए, पर मुझे लगता है कि इसी तरह के चेहरे जब राजनीति में आते हैं तो यूथ को एक इंस्पिरेशन देते हैं, एक मोटिवेशन देते हैं कि जब मैं कर सकती हूँ महलों से निकल करके, तो आप लोग भी महलों से अपने कंफर्ट लेवल से निकल करके राष्ट्र हित में कार्य कर सकते हैं। किरोड़ी लाल मीणा। किरोड़ी लाल मीणा जी की अगेन मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और जिस तरह से उन्होंने किसान के लिए कार्य किया है, जिस तरह से उन्होंने निष्पक्ष होकर के सभी वर्णों के लिए, सभी जातियों के लिए कार्य किया, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी। अगेन यूथ को अट्रैक्ट करने वाले, यूथ विजनरी, जिन्होंने यूथ को साथ लेकर के एक क्रांति ला दी राजस्थान में, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और उनका जो व्यक्तित्व है वो वाकई बहुत सारे युवाओं को प्रेरित करता है, और वो दिन दूर नहीं है जब एक बहुत बड़े नेतृत्व की जिम्मेदारी वो लेंगे। नरेश मीणा। मैं उनको इतना ज़्यादा क्लोजली नहीं जानती हूँ, पर वो अगेन बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और इसी तरह अगर राजनीति में यूथ दिखता रहेगा और चलता रहेगा तो मुझे लगता है कि जो आज युवा बेरोजगार है और युवाओं को समझ नहीं है कि हम क्या करें, कहाँ किस दिशा में जाएं, तो इस तरह के यूथ जो हैं, युवा चेहरे हैं, वो यूथ को कहीं ना कहीं इंस्पायर करेंगे कि आने वाली पीढ़ी राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा उतरे। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल। जात पात की राजनीति वाले, और राजनीति देखिए ना गुंडागर्दी से नहीं चलती है। राजनीति कभी भी किसी एक जाति को साथ लेके नहीं चलती है। आपको, अगर आप राष्ट्र हित में राजनीति करना चाहते हैं और करने की सोचते हैं, तो आप वाकई में राष्ट्र हित को साथ लेकर के करिए, उसमें जात और पात की राजनीति करना बंद करिए। मैम, जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा था प्रताप सिंह खाचरियावास। अगेन अ विजनरी लीडर, और यूथ की राजनीति से वो राजनीति में आए। उन्होंने बहुत क्लोजली भैरव सिंह जी शेखावत जी के परिवार से आते हैं, बहुत क्लोजली उन्होंने भैरव सिंह जी शेखावत जी को देखा, और उनके पदचिन्हों पे चल करके उन्होंने राजनीति करी, राजनीति कर रहे हैं, यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स अ विजनरी लीडर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगेन अ विजनरी लीडर। उन्होंने देखिए गुजरात में आज जो उत्तर प्रदेश है योगी आदित्यनाथ जी के रहते हुए, वही गुजरात था जब नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे। और गुजरात की जो कहते हैं सारी रणनीति को बनाने में सबसे बड़ा योगदान नरेंद्र मोदी जी का। ऑफ कोर्स अ विजनरी लीडर, और जिस तरह से उन्होंने हिंदुत्व को आगे बढ़ाया और जिस तरह से उन्होंने भारत का नेतृत्व किया बाहर विदेशों में। आज हम लंदन एयरपोर्ट पे जाते थे तो लंदन एयरपोर्ट पे इंडियन पासपोर्ट देखते ही डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता था आपके कैमरे के माध्यम से। चाहे भाजपा के लिए कोई भी कुछ भी बोले या कुछ बोले, मैं पर्सनली नरेंद्र मोदी जी के लिए ऑफ कोर्स मैं तारीफ़ करूंगी, प्रधानमंत्री जी के लिए, कि आज उनके रहते भारत का जो मान और सम्मान है वो सामने दिखता है। कि हम जब लंदन एयरपोर्ट पे लैंड करते थे तो हमारा पासपोर्ट देखते डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता था। आज आप अमेरिका जाओ, लंदन जाओ या वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाओ, जैसे ही आपका पासपोर्ट भारत पढ़ा जाता है आपको एक सल्यूट अंदर से सामने वाला देता है। तो वो चेंज ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी जी लेके आए। राहुल गांधी। अगेन अ विजनरी लीडर।
आई एम अ बिग फैन ऑफ राहुल गांधी जी। अब यहाँ आपके चैनल पे लोग बोलेंगे आप इधर नरेंद्र मोदी जी की भी तारीफ कर रही हैं, इधर राहुल गांधी जी की भी तारीफ कर रही हैं। तो देखिए, राजनीति दो अलग पहलू हैं और एक पर्सनल लेवल पे चीज अलग पहलू है। आप देखेंगे ही इज सच अ वेल रेड, वेल लर्नेड पर्सन, और ऑफ कोर्स राजीव गांधी जी का रोम रोम और कण कण राहुल गांधी जी में दिखाई देता है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना, विजनरी लीडर, और कालवी साहब की मैं बहुत बड़ी फैन थी, हूँ और रहूंगी। लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब ने जो अपने पद चिन्हों पे अपने राजपूत युवाओं को चलाया, मैं कहूँगी चलाया नहीं, चले, वो पद चिन्हों को पकड़ करके आज हम अगर समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कालवी जी के पद चिन्हों पे चल के कर पा रहे हैं। और मैं बिल्कुल महिपाल जी की शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने राजस्थान में करनी सेना का वर्चस्व पूरे विश्व में फैलाया। आज करनी सेना को ना सिर्फ भारत में बल्कि विश्व पटल पर करनी सेना जानी जाती है। और कालवी जी के पद चिन्हों पे चल करके ही मैंने भी महिला विंग की स्थापना करी, और महिला विंग ना सिर्फ 28 राज्यों में बल्कि अमेरिका तक में करनी सेना महिला विंग तैयार की गई। कीर्ति राठौड़ जी कीर्ति राठौड़ विजनरी, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत, अपने समाज के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत, महिलाओं को सिर्फ चूल्हे चौके तक नहीं, एक ऐसे पटल पर खड़ा करने की चाहत जहां से मैं खुद एक महिला होकर के मेंस वेयर के परिधान बनाने के लिए मैं गई। तो बिल्कुल मैं चाहूँगी कि है ना, मैं ऐसी एक विजन खड़ा करूं जहां हर एक महिला, चाहे वो किसी भी जात से आती हो, चाहे किसी भी वर्ग से आती हो, वो किसी के आगे हाथ न फैलाए और वो सक्षम हो कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। मैं आखिरी सवाल के साथ ख़त्म करूंगा। 2028 विधानसभा चुनाव कौन सी सीट से लड़ रही हैं और क्या वापस से भाजपा से टिकट मांगा जाएगा? देखिए, मैं अगेन सिंबल की राजनीति बिल्कुल भी नहीं करती। राष्ट्र हित को देखते हुए राजनीति बिल्कुल करना चाहूँगी, और राष्ट्र हित में उस समय जो भी सिंबल मुझे मिल रहा होगा मैं उस सिंबल से चुनाव लड़ूंगी। सिविल लाइन सीट से ही? बिल्कुल सिविल लाइन सीट से। और मैम, आरक्षण अभी 33% फिक्स हो जाएगा, तो उसके बाद क्या यही सीट या कोई और सीट भी चुन सकते हैं? बिल्कुल सिविल लाइन सीट ही मैं चुनना चाहूँगी और चुनूँगी, क्योंकि सिविल लाइन सीट एक ऐसी सीट है जहाँ पर महिला जो कि बहुत ही विजनरी महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, सभी वर्ग की महिलाएं हैं। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।